जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों की मैराथन क्लासेस चल रही। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 5 मैराथन क्लासेस प्रोवाइड कराई। यानी दोस्तों आज की क्लास में मैराथन क्लास कौन सी होगी? 6 नंबर। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इन मैराथन क्लासेस के अंतर्गत दोस्तों आप पूरा अपना कंप्लीट सिलेबस दोस्तों देख पाएंगे। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा यदि इन मैराथन क्लासेस को आप देखकर अच्छे से जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका पेपर भी बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, शुरुआत में इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। आज की जो मैराथन क्लास इसके अंतर्गत व्यंजकों का गुणनफल तथा समसंख्याएं और दोस्तों क्षेत्रफल, आयतन तथा धारिता की जो संकल्पना है इस चैप्टर के बारे में, और एक चैप्टर और त्रिभुज, आयत तथा वर्ग का जो क्षेत्रफल है इस पे दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने क्या व्यंजकों का गुणनफल तथा समसंख्याओं पर चर्चा की भी है। कुछ प्रश्न कराए, कुछ आज की क्लास में जो शेष बचे हैं उनका आपको जवाब मिलेगा देखने को, और बाकी के आगे के चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब 3 चैप्टर दोस्तों आज की मैराथन क्लास में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है क्या 91 का स्क्वायर का मान, ऐसे करा सर्व समीका का प्रयोग कर, ऐसे लिखिए सर्व समीका का प्रयोग कर 91 या 99 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। 91 का भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कह रहा सरल समीका का प्रयोग कर 99 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। वैसे देखिए सिंपल है, 99 का स्क्वायर कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं। 99 का स्क्वायर यदि आप 99 इंटू 99 कर ले, स्क्वायर का मतलब तो यही होता, और इसकी मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दे। परंतु नहीं, ऐसा नहीं, सर्व समीका का प्रयोग करना है। और मैंने समीकरण और सर्व समीका में आपको अंतर बहुत अच्छे समझाया। समीकरण में क्या कि x के प्रत्येक मान के लिए या दिया गया जो प्रतिबंध संतुष्ट होता है वह हमारा सर्व संख्या कहलाता है। x के कुछ निश्चित मानों के लिए या दिया गया जो प्रतिबंध है, जो समीकरण है संतुष्ट, दिया गया प्रतिबंध जो संतुष्ट होता है वह हमारा क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। मतलब x की कोई भी वैल्यू रख दो और वह सभी वैल्यू के लिए क्या हो? संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो वह हमारा क्या सर्व समीका आइडेंटिटी कहलाएगा। और x का कुछ निश्चित मान रखे जाए उसके लिए संतुष्ट हो तो हमारा समीकरण कहलाता है। तो इसीलिए देखिए डायरेक्ट इसको नहीं कह सकते, देखिए इसको लिख सकते हैं 100 किसके पास में पड़ेगा? -1 का स्क्वायर। अच्छा 99 का स्क्वायर या 100 - 1 का स्क्वायर, बात तो एक ही। अब देखिए सिंपल सा है, a - b का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं, इसे परिचित हैं क्या, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान से देखिएगा 99 का स्क्वायर इक्वल टू a के स्थान पर 100 है और b के स्थान पर 1 है, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू a कितना आपका 100 और b कितना आपका 1। समझ पाएंगे? नहीं समझ पाए? अब देखिए 100 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना, स्क्वायर यानी कि 100 गुणे 100 यानी कि 4 जीरो हो जाएगा, इधर 99 का स्क्वायर चलता रहेगा। और इधर देखिए 1 का स्क्वायर होना तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 200 हो जाएगा। अब देखिएगा 99 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से एक ऐड करेंगे तो 1001, 10,001 माइनस 200 घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 99 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए घटाओगे तो 1 बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचा, यहाँ से चलेंगे 10 है कि नहीं, तो 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 9, 9801 आ गया 99 का स्क्वायर। तो लिख लेना अतः
99 का स्क्वायर कितना होगा 9801। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। बढ़िया प्रश्न है कि नहीं है, बताइए भाई। अगला देखिएगा, सेकेंड आपसे कहता है कि 95 का स्क्वायर का मान सरल समीकरण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सिंपल ये भी, आप 95 का तो 100 में से 5 को घटा देंगे, 100 में से 5 को घटा देंगे, यानी कि जिसके पड़ोस में होगा उससे काम करेंगे। जैसे तीसरा देखिए सरल समीकरण का प्रयोग करके 52 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सर्व समीकरण आइडेंटिटीज का हमें यूज करना है और 52 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 52 का स्क्वायर चाहिए तो यानी कि 52 का स्क्वायर और आइडेंटिटी का यूज करना है। देखिए ये 50 के नजदीक है, 100 के नजदीक है तो 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। जो 50 के नजदीक होगा तो 50 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 50 और प्लस 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे तो 52 का स्क्वायर इक्वल टू a की जगह 50 का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना 50 और b कितना आपका 2 हो जाएगा। यानी कि देखिएगा 52 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 गुणे 50 100, 50 दूना 100 और 100 दूना 200 हो गया। बात समझ पाए, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 दूना 4 और 4 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखिएगा 52 का स्क्वायर बराबर सभी को ऐड कर लो तो आप देखिए 4 ये हो जाएगा और 0 0 तो 0 हो जाएगा, फिर कितना 5 2 7 हो जाएगा और 2 2704 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो 52 का स्क्वायर इतना हो गया। ठीक है। अच्छा अगला तीसरे के बाद चौथा आपसे यदि कहे दे सर्व समीकरण का प्रयोग करके 48 का स्क्वायर, देखिए मैं हर टाइप का प्रश्न करा दे रहा हूं। 48 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम इसको क्या करोगे, 50 माइनस 2 का होल आप स्क्वायर करोगे और a माइनस बी का होल आप स्क्वायर लगा दोगे। अगला चौथे के बाद पांचवा देखिएगा कह रहा सर्व समीकरण का प्रयोग कर बहुत ही अच्छा प्रश्न अगला है। तो 52 गुणे 48 का मान ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरण का प्रयोग कर 52 गुणे 48 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 52 गुणे 48 का मान ज्ञात करना हमें। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 52 गुणे 48। देखिएगा 52 को आप लिख सकते हैं 50 प्लस 2 और 48 को आप लिख सकते हैं 50 माइनस 2। ये भी हमारी आइडेंटिटी ही होती है। क्या आप जानते हैं लिखना, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। अच्छा गुणे में आगे पीछे होगा तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, चाहे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखें, बात पे की। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा 52 गुणे 48 इक्वल टू 50 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 52 गुणे 48 बराबर 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। सिंपल सा 52 गुणे 48 बराबर 4 घटा लोगे तो कितना 2, इसमें से 4 घटाओगे 496 2496, हाँ 2496 2496 आता करके लिख सकते हो। ठीक, चलिए फटाफट नोट कर लो। अगला देखिएगा 6 नंबर कह रहा सर्व समीकरण का प्रयोग कर 103 गुणे 97 103 गुणे 97 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे 7th नंबर की। 7वां नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है 7 नंबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 18x
प्लस 25, 18x प्लस 45, 45 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। देखिए गुणनखंड को इसी में समझ लीजिएगा, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। देखिए कैसे हम फैक्टर करेंगे, हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 के गुणनखंड कीजिए। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 है। देखिए यह जो हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। तो जब भी हमें फैक्टर करने होते हैं तो हमेशा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो अचर पद, मतलब जो अकेले होता है, जैसे 3 4 5 जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो अचर पद कहलाता है। जैसे यहाँ 45 का कोई भी चर नहीं लगा, एक्स वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, देखिए 1, और यहाँ अचर पद कितना 45, तो 1 की मल्टीप्लाई 45 से करोगे तो 45 हो जाएगा, बराबर लगा लो तुरंत, ध्यान सुनते रहिएगा। और 45 लिखने के बाद तुरंत मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। उसके बाद जो अचर पद उसका चिन्ह देखो, प्लस होगा तो यहां पर प्लस लगाओगे, जैसे यहां प्लस है तो प्लस लगा दे, यदि यहां पर माइनस होगा तो माइनस लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद x का गुणांक, जैसे यहां पर b है, यहां पर x का गुणांक कितना 18। सारे स्टेप समझ गए, दोबारा समझिए। पहले a मतलब x स्क्वायर का गुणांक इंटू जो अचर पद होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसको यहां पर लिखेंगे, तुरंत मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अचर पद उसके पहले जो चिन्ह है उसको लिखेंगे, और उसके बाद जो x का जो गुणांक उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए करना क्या होगा, 18 के गुणनखंड ऐसे करें, यदि हम गुणा करें तो हमें 18 मिल जाए, और यदि हम जोड़ दें, गुणा करें नहीं, गुणा करें तो 45 मिल जाए, जोड़ दें तो 18। तो आप जानते हैं 15 3 45 और 15 प्लस 3, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 18 के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, 15 प्लस 3 एक्स प्लस 45 हो गया, ठीक भैया। हाँ तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 की मल्टीप्लाई एक्स करोगे तो 15x हो जाएगा, और प्लस 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 ही रहेगा, 3x हो गया प्लस 45 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन ले लीजिए भाई, तो क्या आएगा, x कॉमन लोगे तो x प्लस 15 बचेगा, और इन दोनों में कॉमन ले तो प्लस का 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 15 बचा देंगे। अब देखिए जब भी कॉमन लें उसके बाद आप देखेंगे यह वाला ब्रैकेट सेम आएगा, जो कुछ इसमें लिखा होगा वही इसमें लिखा होगा। यदि नहीं लिखा यानी कि आपने ऊपर जो भी स्टेप किए वो गलत है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। अब देखिए आपको x प्लस 15 कॉमन मिल गया, तो क्या x प्लस 15 हो गया, और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना, ये कॉमन हो गया, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या x प्लस 3 बचेगा। यही हमारे क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। तो लिख सकते हो, अतः एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 के गुणनखंड बराबर इतने। अगला सिंपल सा 8 नंबर, आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 के गुणनखंड कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगला देखिएगा एक प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 9 नंबर आपसे कह रहा है, देखिए लिखा हो 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2 के गुणनखंड कीजिए। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 के गुणनखंड कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस इसमें भी रहने वाला है। क्या 9x स्क्वायर है माइनस का 3x माइनस 2, वही काम करना है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 9 है, और अचर पद कितना 2 है। चिन्ह को नहीं देखेंगे तो 9 दूनी 18 फटाक से लिखिए, यहाँ पर 18 लिखे, तुरंत बराबर लगाए, तुरंत मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद आपको देखना x का जो गुणांक, चिन्ह से मतलब नहीं, प्लस का या माइनस का उससे कोई लेना नहीं, सिर्फ x का गुणांक देखिए, उसका आंकिक मान, तो x का गुणांक कितना 3 लिखना, तुरंत बराबर लगाना है। और देखना जो अचर पद है उसके पहले का आएगा चिन्ह, यदि प्लस का है तो यहाँ प्लस लगाते, यदि यहाँ माइनस का तो यहाँ माइनस लगा। देखिए पिछले वाले में प्लस था इसलिए प्लस लगाया था, इस बार यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 18 के ऐसे गुणनखंड का यदि हम गुणा करें तो हमारा 18 मिले, और घटा दे 3 मिले, 6 3 18, 6 माइनस 3, ठीक है। ये जैसे आपको नहीं सर ये आप जान कैसे जाते, तो इस तरीके से आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने 18 के, तो देखिए 2 9 18, 3 से काटोगे तो 3 3 9, 3 3 9। अब देखिए इनको अरेंज करना होता है, तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 कम 3 है कि नहीं, तो 6 माइनस 3 मिल गया। तो ये इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 3 के स्थान पर क्या 6 माइनस 3 लिखोगे, 6 माइनस 3 x माइनस 2 हो गया। अब देखिएगा 9x स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस माइनस का 6x हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 3x हो गया, माइनस 2 हो गया। देखिएगा इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन मिलेगा 3x। जब 3x कॉमन लोगे तो 3 3 9,
x हो जाएगा, और प्लस माइनस, माइनस का 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। इधर देखिए प्लस का 1 कॉमन मिल जाएगा तो 3x माइनस 2, देखिए फिर से वही ब्रैकेट सेम आया, आना ही चाहिए, ये नहीं आया तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो 3x माइनस 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस 1 काम हो गया। ये समझ में आया कि 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3x और इधर प्लस 1 बचा देखिए। ठीक है, अगला 9 के बाद 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के गुणनखंड कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे कह दे 11 नंबर 16x स्क्वायर माइनस का 49y स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। चलिए नोट करिए इसको, के गुणनखंड कीजिए। 16x स्क्वायर माइनस का 49y स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो कैसे करेंगे इसके फैक्टर? तो 16x स्क्वायर है माइनस का 49y स्क्वायर, देखिए 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7 49 होता, ये y स्क्वायर हो गया। आप पाएंगे क्या 4x एक साथ लिख लें, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस का 7y का स्क्वायर हो गया, होल आर स्क्वायर हो गया, 7y का स्क्वायर। अब देखिए यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आप जानते पहले से ही परिचित हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, बस लगा लीजिए, इसी का यूज कर ले। तो ए के स्थान पर यहाँ पर 4x है, बी के स्थान पर कितना है 7x है, तो क्या a माइनस बी यानी कि 4x माइनस 7y और नेक्स्ट ब्रैकेट में 4x प्लस 7y, बस हो गया। अतः 16x स्क्वायर माइनस का 49y स्क्वायर के गुणनखंड इतने। 11 के बाद 12 नंबर देखिएगा, आपसे कह रहा है 36 ए स्क्वायर माइनस का 36 ए स्क्वायर माइनस का 25 बी स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला 12 के बाद 13 आपसे कह रहा है x y की घात 5 माइनस y x की घात 5 के गुणनखंड कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके हमें फैक्टर करने हैं। आपसे क्या कह रहा है x y की घात 5 और माइनस का y x की घात 5। देखिएगा ध्यान से, इन दोनों में कॉमन मिलेगा क्या, एक्स वाई कॉमन मिल रहा है, तो जब एक्स वाई कॉमन ले लिया तो एक्स बाहर रहेगा, यहाँ वाई की पावर 5 था, एक कॉमन हो गया तो वाई की घात 4 बचा। देखिए माइनस यहाँ पर देखिए वाई तो कॉमन हो गया, एक्स की घात 5 यहाँ एक कॉमन हो गया तो एक्स की घात कितना था, देखिए 4। देखिएगा एक्स वाई इसको लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी लिखा, ए स्क्वायर, चलिए मैं पुनः लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो देखिएगा ए माइनस बी तो एक्स वाई हो गया, ए माइनस बी यार कितना हो जाएगा, ए की जगह पर वाई स्क्वायर और बी की जगह कितना एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। या इसको आगे पीछे लिख लें, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर लिया, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, एक्स वाई हो गया, देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर वाई है, बी की जगह पर एक्स है, तो कितना हो जाएगा वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स हो गया। ठीक, चलिए इसको करिएगा ध्यान से अच्छे से, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये तो हमारी बात हो गई चैप्टर नंबर जो 8 था, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकरण। कल कुछ प्रश्न इसमें के किए और आज आप कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो चैप्टर है आपका, कौन सा, बोलिए, क्षेत्रफल आयतन और धारिता की संकल्पना। ये 13 प्रश्न हो गए, 13। 14 नंबर देखिएगा, तो देखिएगा जो क्षेत्रफल है, तो आप जानते हैं जो क्षेत्रफल है एरिया, तो क्षेत्रफल क्या होता है
लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल है तो उसमें लेंथ तो बेर्थ होती है कि नहीं, तो यानी कि जो क्षेत्रफल का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं कि नहीं जानते। और आयतन क्या, आयतन मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिख सकते हैं। आयतन, इसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। भाई क्षेत्रफल में 2 ही विमाएं होती हैं, क्षेत्रफल में 2 ही। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी लंबाई चौड़ाई होगी, तो जो जिस कमरे में बैठे हो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई। आपसे पूछे इसका कितना एरिया, कितने एरिया में आपका कमरा बना है, तो आप उसकी लंबाई चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर दें, क्षेत्रफल निकल आएंगे। परंतु यदि मैं आयतन पूछूं तो आयतन मतलब क्या होता है, जिस कमरे में आप बैठे उसकी लंबाई नापिए, उसकी चौड़ाई नापिए और उसकी ऊंचाई भी नापिए, तीनों को, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को नापें और आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तब आयतन निकलता है। इसलिए आयतन में 3 विमाएं होती है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मीटर क्यूब या घन मीटर। और जो धारिता होती है, धारिता का मतलब कैपेसिटी, किसी बर्तन में कितना पानी आ जाता है, पानी का मतलब क्या, द्रव, किसी बर्तन में कितना द्रव, चाहे पानी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, कुछ भी रखें, लिक्विड होना चाहिए, तो किसी बर्तन या दूध, किसी बर्तन में कितना द्रव आ जाता है वह उसकी धारिता कहलाती है। इसलिए द्रव की बात कर रहा है, इसलिए धारिता को क्या, लीटर इसका मात्रक होता है, लीटर या मिली लीटर होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न इसमें से, इस चैप्टर से एक बन सकता है, वो आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है 3 लीटर के जग में, 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए, पानी भरने के लिए, 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा, कितनी बार पानी डालना होगा, ध्यान समझिएगा। तो देखिएगा आपसे क्या, 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। तो दिया है क्या, देखिए जग में 3 लीटर पानी आता है, यानी कि जग की जो धारिता है, देखना जग की धारिता, तो जग है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 लीटर। आप ध्यान सुनिएगा, जो इस 3 लीटर है जग की धारिता, इतना पानी उसमें आता है, 50 मिलीलीटर के बर्तन से। देखिए किसी भी, चाहे न्यूमेरिकल लगाएं चाहे किसी भी प्रश्न को लगाएं, उसकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अब नापना हमको 50 मिलीलीटर के नापने से, तो ये जो तो लीटर में है वो मिलीलीटर, इसलिए इसको भी हम क्या कर देंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, इससे तो आप परिचित है, लिख लेना यहाँ पर, 1 लिख दूं, चलिए मैं लिख ही देता हूं, चूंकि 1 लीटर बराबर कितना, 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, इसीलिए क्या कर दिया मैंने, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि कितना, 3000 मिलीलीटर हो गया। अब आपसे कहता है 50 मिलीलीटर के बर्तन से पानी डालना होगा बराबर कितना, देखिए जो बर्तन की, जो जग की धारिता कितनी, 3000, और नापना किससे, 50, भाग कर दीजिए, सिंपल है। तो 5 से 5 गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 60 बार, 60 बार जब आप 50 मिलीलीटर के नपने से नापेंगे तब जाके 3 लीटर का जग फुल हो पाएगा, उसमें 3 लीटर जग में पानी आएगा। 14 के बाद 15 आपसे कह रहा है 5 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 100 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। चलिए नोट करिए इसको, हाँ नोट हो गया। अब हम बात करते हैं, तो ये तो धारिता वाला चैप्टर हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज, आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल पे चर्चा करते हैं। इसको रब कर दें। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा,
16 नंबर, 16 नंबर देखिए 16 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है 16 नंबर। देखिए त्रिभुज की आपसे बात कर रहा है, आयत की बात कर रहा है और वर्ग की बात कर रहा है कि नहीं। तो भुजाओं और कोणों के आधार पर जो त्रिभुज हैं तीन तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर मैं बोल दे रहा हूं समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये तीन प्रकार के होते हैं। और कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये मैंने जब चैप्टर सिखाया उसमें विधिवत से समझाया, विधिवत से वहां पर क्या कराया भी है। तो भुजाओं के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल क्या हो? दो भुजाएं आपस में समान हो, बराबर हो। और विषमबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? असमान हो। ठीक है, क्लियर होगा कि नहीं? क्लियर होगा। और फिर क्या कोणों के आधार पर तो मैंने कहा तीन टाइप के होते हैं। न्यून कोण यानी कि जब थीटा का मान 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा तो न्यून कोण होंगे। जब थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री से अधिक होगा और क्या 180, जब थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा तो ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा। ये न्यून कोण, ये अधिक कोण। और जब हमारा थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो वह समकोण कहलाता है। यानी कि न्यून कोण, थीटा का मान 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा। थीटा का मान जो हो 90 डिग्री से छोटा होगा। हाँ ठीक है, थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा हो और थीटा का मान तो न्यून कोण 90 डिग्री से के बराबर होगा तो समकोण, और थीटा का मान जब 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो और क्या 180 से छोटा होगा तो अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए कैसे बनेंगे इसमें त्रिभुज पे। जैसे आपसे कह दे क्या त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जानते ही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता कि नहीं होता। चलिए मैं एक सिंपल सा प्रश्न ले ही लेता हूं। एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर एवं जो ऊंचाई है वह आपसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान समझिएगा, दिया है क्या लिखोगे? दिया है त्रिभुज का आधार, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं इसलिए इसको बी से मान लें, बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक भैया। और त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई को h से लिखते हैं, हाइट, इसलिए h बराबर आपका कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, देखना त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 आधार, किसका आधार? त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 आधार को आपने क्या माना है? b, इंटू ऊंचाई को आपने माना h, वैल्यू रख दो। तो 1/2, b कितना आपका? 5 और h कितना आपका? 4। तो जब त्रिभुज का होगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक। अगला 16 के बाद 17 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई आपसे कह रहा है
8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, तो समबाहु त्रिभुज वाला प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है 18 नंबर, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा बताइए। तो आपसे कह रहा है तो त्रिभुज की भुजा बताइए। तो त्रिभुज की भुजा बताइए, ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, तो त्रिभुज की भुजा बताइए। तो दिया है, क्या लिखोगे, दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 121√3 वर्ग सेंटीमीटर, और चाहिए क्या हमें, भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या मान लो माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। अब ध्यान समझिएगा, आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता मैं बता दे रहा हूं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा आपने a मानी इसलिए a² हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 121, ध्यान सुनिएगा, 121√3 बराबर √3/4 और a²। ठीक है, देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, 121 बराबर a²/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 की मल्टीप्लाई a² से करोगे तो a² और 121 गुणे 4 हो गया, यानी कि a बराबर अंडर रूट, प्लस माइनस होता है, चूंकि क्या डिस्टेंस है इसलिए प्लस की रहेगी। तो 121 का वर्गमूल 11 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, a बराबर 22 सेंटीमीटर। नीचे लिखना, अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा, जैसे क्या पूछा था, क्या माना था हमारा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर a, तो लिखना अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 22 सेंटीमीटर। जैसे किया वैसे करिएगा इसको। अगला प्रश्न जो देंगे उसको अगला नोट करिए फटाफट, ठीक है। 18 के बाद 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर आपसे कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर, 81√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा बताइए। ठीक है, इसको करिएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 20 की। 20 नंबर बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 20 आपसे कहता है वो आपसे कह रहा है 20 नंबर, यदि किसी, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि किसी 2 नंबर के लिए, यदि किसी त्रिभुज की तीनों
भुजाएं क्रमशः, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20, 13, 21, 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस बार एक त्रिभुज दे रखा है जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं, एक 20 है, एक 13 है, 21 है, यानी कि ये त्रिभुज कैसा है? विषमबाहु त्रिभुज है। जिस सूत्र का इसमें मैं प्रयोग करूंगा, या सूत्र समबाहु त्रिभुज में भी ले सकता है, विषमबाहु त्रिभुज में भी ले सकता है, उसमें तो लगेगा ही लगेगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में भी ले सकता है। ध्यान समझिएगा, दिया है क्या? दिया है त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः क्या क्या दे रखी? त्रिभुज की तीनों भुजाएं, या ऐसे क्रमशः लिखो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं डैश लगा लो। पहली भुजा ए बराबर 20 सेंटीमीटर, सुनते रहिएगा ध्यान से और देखते भी रहिएगा। दूसरी भुजा बी बराबर 13 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा सी बराबर 21 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते? तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा करना होता है। तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करिए। ए का मान कितना? 20, बी का मान कितना? 13, और सी का मान कितना? 21 बटे कितना? 2 हो गया। देखिएगा, 3 1 4 हो गया, और 2 1 3 1 4, ये क्या हुआ? 3 1 4 हो गया, और 2 2 4 1 5, 54 बटे 2, काट लो, 27 आएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 7 14, 27 सेंटीमीटर आएगा अर्ध परिमाप। ठीक है, अब देखिए 27 सेंटीमीटर आए। इसके बाद देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिगर से भी बना सकते हैं। त्रिभुज बना लेंगे ABC, और उसका उसमें दे देंगे तीनों भुजाओं का नाम। तो चित्र से भी लगा सकते हैं, परंतु चित्र की जरूरत है नहीं इसमें। देखिएगा, ये क्षेत्रफल का फार्मूला जो था S माइनस ए। अच्छा, जो अर्ध परिमाप है इसको हम S से डिनोट करते हैं। S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2, और S माइनस बी और S माइनस सी। तो जो ये S बराबर आपका 27 सेंटीमीटर है। S बराबर कितना आपका है? जाके 27 सेंटीमीटर रखिए। S की जगह पर कितना रखेंगे आप? 27 ब्रैकेट में 27 माइनस A की जगह कितना रखोगे? 20, और फिर 27 माइनस B की जगह कितना रखोगे? 13, फिर 27 माइनस C की जगह कितना रखोगे? 21। ठीक है, यानी कि अंडर रूट देखिएगा 27 और 27 इसमें घटा लेंगे तो 7 में से 0 गया, 7 ही बचेगा यहाँ पर। 27 में से 20 जाएगा। इधर देखिए गुड़े, यहाँ से 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14 बचा रखे, और गुड़े 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 2 गया तो बेकार ही, यानी कि इतना ही बचेगा देखे ना। 27 गुड़े 7 गुड़े 14 गुड़े 6। अब इसको देखिए तोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई मत करिएगा, वर्गमूल निकालना है ना। तो 27 को लिख सकते 3 गुड़े 3 गुड़े 3, 3 3 9 3 27, 7 को 7 ही लिखेंगे। 14 है, इसको लिख सकते हैं क्या? 2 गुड़े 7, 2 7 14, और 6 इसको 2 गुड़े 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 2 का पेयर बनेगा, क्योंकि 3 का ये बना, 2 का पेयर इसमें से एक बाहर आया, एक 3 यहाँ एक 3 यहाँ, तो ये भी 3 बाहर हो गया। 2 यहाँ 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर, तो ये 7 होगा जाके, और 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ये 2 हो गया। मल्टीप्लाई कर लें तो देखिएगा 3 तियाँ 9, देखिए या देखिए कितना हो गया, देखिए 2 7 14, 14 तियाँ 42, और 42 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, 126।
126 क्या वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है। नीचे लिखना अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 126 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए नोट करिए। 20 के बाद हम चर्चा करते हैं 21 नंबर की। 21 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 26 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर है, 28, 26, 30 और 28 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नोट करो इसको। अब हम बात करते हैं, इसको रब करें आगे। तो ये त्रिभुज से संबंधित प्रश्न हो गए। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। 22 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है क्या, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर, क्रमशः 40 मीटर व 30 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है, तथा 30 मीटर है। आगे आपसे कहता है भैया खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, उसका परिमाप कितना होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं। चलिए तो कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। तो दिया है में क्या लिखोगे, दिया है आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई ब्रैकेट में L बराबर आपके पास 40 मीटर है, ठीक भैया। और उसके बाद चौड़ाई भी दे रखा है। देखो लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः का, तो जो पहले नंबर पे लिखा हो लंबाई, दूसरे नंबर पे लिखा हो चौड़ाई। तो आयताकार खेत की चौड़ाई B बराबर आपका 30 मीटर हो गया। देखिएगा आपसे पूछा खेत का क्षेत्रफल, तो खेत कैसा आयताकार खेत है, लिखना आयताकार खेत का क्षेत्रफल, लिखना आयताकार खेत का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल क्या मतलब लंबाई गुणे, बताइए चौड़ाई होता है, नहीं होता, यही तो होता। तो L इंटू बी होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो L की वैल्यू कितनी है आपकी 40, B की वैल्यू आपकी कितनी 30, कितना होगा 4 3 12, 1200 वर्ग मीटर हो गया। तो नीचे लिखना अतः आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 1200 वर्ग मीटर। नोट करिए, बढ़िया प्रश्न है, नोट कर लो भाई फटाफट। हो गया। अगला आपसे कह रहा है, रब करें इसको, बोलिए। 22 के बाद 23 नंबर देखिएगा।
23 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 23। क्या कह रहा है? 23 नंबर 23। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। 5 सेंटीमीटर अधिक है। आगे आपसे कहता है यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो, 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई ज्ञात की। तो ध्यान से देखिएगा, मानेंगे क्या? माना कह रहा है लंबाई जो आयत की चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो कौन अधिक? लंबाई किससे अधिक? चौड़ाई से। इसलिए चौड़ाई को मान लीजिए, माना आयत की चौड़ाई, ध्यान सुनिएगा, आयत की चौड़ाई ब्रैकेट में इसको विड्थ कहते हैं, b बराबर x सेंटीमीटर। तो बताइएगा आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? आयत की लंबाई लेंथ L बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 5। क्यों? क्योंकि कह रहा आयत की जो लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस 5 ही होगा। जैसे मैं कह दूं आयत की जो चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो 10 में 5 ऐड करो तभी तो 15 आएगा। बात समझ पाएगा? नहीं समझ पा रहे हो? चलिए अब देखिएगा, b पता, L पता है, तो हमें और उसका परिमाप पता है। आयत का परिमाप इक्वल टू कितना देखा? 26 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझिए, आयत के परिमाप का फार्मूला आपको आता है कि नहीं आता? क्या होता है लिखना? आयत का जो परिमाप होता है भैया वह होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। L क्या? लंबाई, b क्या? चौड़ाई। तो आयत का परिमाप आपको 26 दे रखा है, 2 ऐसे रहेगा। L की वैल्यू आपके पास कितनी? x प्लस 5 और b की वैल्यू कितनी? x है। सॉल्व कर लें तो अच्छा, इसको बटे में 2 ले आओ। 26/2 बराबर x और प्लस 5 प्लस x हो गया। तो देखिएगा, इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए 13 बराबर x प्लस x, 2x प्लस 5। इसको उठा के इधर लाओगे 13, ये 5 इधर आएगा, -5 बराबर 2x। 13 में से 5 गए 8 बराबर 2x। तो यहाँ से क्या पाओगे? x बराबर 8/2, काट लीजिए, 8/2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, x बराबर आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। तो x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, परंतु आपसे पूछा क्या था? आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई का फॉर्मूला क्या? मतलब आयत की लंबाई तो x प्लस 5 है, तो x की वैल्यू 4 आई है। x की वैल्यू कितनी? 4 आई, तो यहाँ रख दो। अतः आयत की लंबाई देखिए कितना? x प्लस 5, x की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। नीचे लिख लेना, अतः आयत की लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर। चलिए नोट करिए। तो ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है, आसान है, नोट कर लो। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। कुछ प्रश्न इसमें के रह गए हैं अभी आयत से संबंधित, और क्या
वर्ग से संबंधित प्रश्न है, वो कल की क्लास में कराएंगे। ठीक है, कल की क्लास में आपको जो प्रश्न रहेंगे वो देखने को कल की क्लास में मिलने वाले हैं। आज की जो मैराथन क्लास है आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली मैराथन क्लास के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।